हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स की वीडियोस चालू करें क्लास 9th के लिए। आप क्लास 9th के बच्चों का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब ये कोई इंग्लिश टाइप की स्टोरी नहीं है कि हमने पढ़ा कि ये कौन है वो कौन है, क्वेश्चन आंसर किए हो गया। अब ये नहीं है। आप लोग 8 तक 3 सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे थे अपने एसएसटी में, विच वॉज हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। अब क्लास 9 से आपका एक नया सब्जेक्ट ऐड ऑन हो गया है, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स कम रिसोर्सेज में हम ज्यादा यूटिलिटी कैसे हासिल करें, उसका कॉन्सेप्ट होता है। यूटिलिटी क्या होता है? द सेंस ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन इज नोन एज यूटिलिटी। जब हमको कोई सामान यूज करने से हमको जब कंप्लीट सेटिस्फैक्शन की अनुभूति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि हम कम रिसोर्सेज में ज्यादा यूटिलिटी कैसे हासिल करें या कम रिसोर्सेज में ज्यादा डेवलपमेंट कैसे करें। तो आपका जो पहला चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, विच इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको एक स्टोरी दी गई है पालमपुर के बारे में, जिससे हमको कुछ ऐसे एक्सपेक्ट देखने को मिलते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एग्रीकल्चर कैसे मेन एक्टिविटी है, और हम लोग खेती बाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या वेज कर सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे जो आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ कितने टाइप के लोग पालमपुर में रहते थे, कितने टाइप के फार्मर्स रहते थे, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि मतलब अगर आपको खुद की फैक्ट्री खोलनी है, खुद का बिजनेस करना है, आजकल सबका दिमाग चलता है एंटरप्रेन्योरशिप में, किसी को किसी के अंडर काम नहीं करना है, सबको बड़ा बनना है, सबको अपना बिजनेस खोलना है। एक तो आधा रील ने दिमाग खराब कर रखा है कि अगर कुछ बड़ा करना है जीवन में तो अपना बिजनेस खोलो, अपना फैक्टर प्रोडक्शन लाओ, अपना एंटरप्रेन्योरशिप लाओ। आप किसी के अंडर करोगे तो सिर्फ एक वेगनआर आ सकती है, वहीं अगर आप खुद का बिजनेस करोगे तो आपके पास मर्सिडीज आ सकती है, विच इज ट्रू बाय द वे। बट अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, अब आपने तो सोच लिया मुझे तो भाई एक फैक्ट्री खोलनी है, मैं तो फैक्ट्री खोलूंगा कुर्सी बनाने की। पीबी प्लास्टिक की आपको फैक्ट्री खोलनी है मान लो, या कुर्सी बनाने की, टेबल बनाने की, किसी चीज की भी आपको फैक्ट्री खोलनी है। मैं कुर्सी का एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। आपके दिमाग में आया अरे प्लास्टिक में तो बहुत कमाई है, मैं कुर्सी की फैक्ट्री डाल देता हूँ, कुर्सी तो यूज भी करते हैं लोग, और मैं कुर्सी की फैक्ट्री डाल देता हूँ कि भाई मुझे चेयर्स का प्रोडक्शन करना है, चेयर की फैक्ट्री खोलनी है। तो उसके लिए आपको लगेगा क्या? सबसे पहले तो जेब में पैसा होने चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। फंडिंग होनी चाहिए आपके पास, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी आपकी वो होगी जमीन की। अब जमीन की मारामारी हमेशा से चलती आई है। पहले जमाने में तो ऐसी दे देते थे एक दूसरे को जमीन, बट अभी जमीन की इतनी ज्यादा स्कैर्सिटी हो चुकी है ना कि लोग जमीन के लिए ही लड़ ले रहे हैं। तो जमीन, सबसे पहले आपका फैक्ट्री सेटअप कहाँ होगा? फैक्ट्री सेटअप होगा, ऑफिस सेटअप होगा, तो वो होगा कहाँ? उसके लिए आपको क्या चाहिए? जमीन चाहिए। अब आप अपने घर में तो खोल नहीं सकते फैक्ट्री, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? जमीन चाहिए होगी। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है क्या बच्चों? लैंड, यानी कि जमीन। अगर आपको कोई प्रोडक्शन करना है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, कोई खुद का बिजनेस करना है, तो आपके पास जमीन होनी चाहिए। फिर चाहे आप बड़ी फैक्ट्री स्टैब्लिश करो या एक छोटी सी दुकान, सबके लिए आपके पास जमीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आपके पास होने चाहिए लेबर। अब होता क्या है, मशीन्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रैनुअल्स की अगर हम बात करें तो उसमें पहले आप क्रशर में डालोगे, फिर वॉशर में डालोगे, फिर ड्रायर में डालोगे। तो ये सब आप खुद तो नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े क्रशर को ऑपरेट करना, इतने बड़े बड़े वॉशर ड्रायर को ऑपरेट करना। उसके लिए आपको क्या रखने पड़ेंगे? लेबर रखने पड़ेंगे, जो कि स्किल्ड हो और बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। स्किल्ड मतलब कि अब मान लीजिए आपने किसी अननॉलेजेबल इंसान, जिसके पास नॉलेज है ही नहीं उस मशीन को ऑपरेट करने का, उसको रख लिया, वो तो मशीन ही खराब कर देगा। तो आपके पास स्किल्ड लेबर्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि अब मान लीजिए वो एक आदमी डाल रहा है क्रशर में, एक वॉशर के पास खड़ा हुआ है, एक ड्रायर के पास खड़ा हुआ है, एक काउंटिंग कर रहा है, एक वेयर हाउसिंग कर रहा है, एक ट्रांसपोर्टेशन देख रहा है, तो उससे आपका बर्डन भी कम होगा। और लेबर्स तो जरूरी होते ही है, फिर चाहे वो एक छोटी सी किराना की दुकान क्यों ना हो, उसमें भी आप स्टाफ लेबर रखते ही हैं। तो ये तो इतनी बड़ी हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, तो उसके लिए लेबर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
अगर आपके पास लेबर नहीं होंगे तो काम अच्छे से नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपके स्कूल में टीचर्स ही नहीं होंगे तो प्रिंसिपल हर क्लास को पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ा सकता। क्या चेयरमैन हर क्लास को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। तो जब स्कूल में टीचर्स स्टाफ का होना जरूरी है तो सेम गोज विथ फैक्ट्री। फैक्ट्री में भी लेबर्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में ना कैपिटल मीन्स मनी। इको की लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कैपिटल का मतलब ही होता है मनी। तो फिजिकल कैपिटल की डेफिनेशन हो जाएगी वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज फिजिकल कैपिटल। जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब आप कुछ फैक्ट्री में बना रहे हैं, तो हर एक स्टेज में आपको जितने भी सामान लगेंगे वो सब किस में आएंगे? फिजिकल कैपिटल में आएंगे। तो फिजिकल कैपिटल के भी दो पार्ट होते हैं, विच इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर हम दो कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं, विच इज फिक्स्ड कैपिटल एंड द अदर वन इज वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, आप उसको सालों साल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में एक वॉशिंग मशीन आई, वो क्या है? वो एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि हमने एक बार इन्वेस्ट किया 30,000, उसको अब हम 10 साल यूज कर सकते हैं। सेम गोज विथ हियर। अगर हम कोई मशीन सेटअप कर रहे हैं, मशीन आती है, इसके अंदर बिल्डिंग आती है, आप अपने फैक्ट्री की बिल्डिंग बना रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, तो वो सब आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसको आप बार बार चेंज नहीं करेंगे और वो डेली चेंज नहीं होगा। तो वो क्या होता है? हमारा फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आता है, वो फिक्स्ड है हमारे पास। सेम अदर वन इज वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड यूज फॉर प्रोडक्शन। अब पैसे तो किसी के होते नहीं है, पैसे लक्ष्मी आती है और चले जाती है, वो नियम है कि मतलब लक्ष्मी आएगी हमारे पास और वो जल्द से जल्द चली जाएगी। तो पैसे अगर आपके हाथ में है तो वो तो खर्च होंगे ही। लेबर की सैलरी देना है, बिजली का खर्चा देना है, मेंटेनेंस करना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, इतने सारे खर्चे आपको मेंटेन करने हैं। तो वो सब किस में आएगा? वर्किंग कैपिटल में। रॉ मटेरियल आपके पास टिकता नहीं है। अब जैसे कि अगर मैं चेयर की बात करूं तो आपको उसके लिए ग्रैनुअल्स लगेंगे प्लास्टिक के, तो वो प्लास्टिक के ग्रैनुअल्स अगर आप परचेस कर रहे हो कहीं से, वो तो टिकेंगे नहीं आपके पास, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके फाइनल प्रोडक्ट में। तो रॉ मटेरियल और पैसे किसी के पास नहीं टिकते, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल कन्वर्ट हुआ फाइनल प्रोडक्ट में, उसी तरीके से पैसे जो है वो खर्च हो जाते हैं लेबर को देने में, बिजली का खर्चा देने में, ये सब करने में। तो वो उस किसके अंदर आएगा? वर्किंग कैपिटल के अंदर। अगला हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? अब ये सब कुछ संभव ही नहीं है अगर इंसान ही ना हो तो इंसानी नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन जो अपने नॉलेज से प्रोडक्शन कर रहा है वो किस में आएगा? ह्यूमन कैपिटल में। आपके पास नेचुरली हर चीज अवेलेबल है, लेकिन अगर इंसान ही नहीं होगा तो वो रिसोर्सेस का कोई यूज है? उसको यूज कौन करेगा? एनिमल्स तो यूज करेंगे नहीं। तो ह्यूमन कैपिटल इज ह्यूमन नॉलेज, कि जो अगर इंसान ही नहीं होगा तो इतने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन ही संभव नहीं है। तो हमने टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं, विच इज लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं पालमपुर की, तो पालमपुर में क्या होता था ना, अब मैक्सिमम अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी 80% लोग किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो पालमपुर तो एक विलेज है, एक गांव है, तो गांव में तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं, और एग्रीकल्चर ही उनका मेन एक्टिविटी है, उसी से वो पैसे अर्न करते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो पालमपुर की मेन एक्टिविटी थी। तो मेन उनका फोकस क्या होगा? प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। हाँ, हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, वो उनका मेन मोटिव होगा। अब आप बोलोगे कि अगर मैं जमीन की मात्रा बढ़ा दूं तो हमारा प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बट जमीन होनी भी तो चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, जमीन की बहुत ज्यादा मारामारी है। तो अगर मैं जमीन बढ़ा दूं और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये तो राइट है कि मैं जमीन बढ़ाऊंगी, अलग अलग मल्टीपल क्रॉपिंग करूंगी, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, दैट इज राइट। बट जमीन की अवेबिलिटी भी होनी चाहिए। चलो आपने जमीन ले भी ली, पर क्या जरूरी है वो जमीन एग्रीकल्चर के उपयोग लायक हो?
ऐसी कई जमीन होती है जो बंजर होती है, जहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। वहां पे जमीन में आप हाईवे बना सकते हो, आप डैम बना सकते हो, आप बिल्डिंग्स बना सकते हो, लेकिन उस जमीन में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। तो लैंड की अनअवेलेबिलिटी है, इस कारण ये तो हम कर नहीं सकते। तो हम अब अगले 3 मेथड को देखेंगे कि क्या करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे वेज टू इंक्रीज यील्ड। अब चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, हमको सब चीज बढ़ाना रहता है। अगर कोई गधा है तो उसको अपने मार्क्स बढ़वाने हैं, किसी का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है तो उसको अपना बिजनेस ग्रो करना है। तो अब एक फार्मर भी तो, किसान भी तो सोचेगा ना कि मैं अपना यील्ड कैसे बढ़ाऊं, मैं अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाऊं, जिससे मेरे को ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो। तो वो सबसे पहला मेथड जो अपना सकता है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग का। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, आप इसको ऐसे समझिए, एक दुकान में जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ज्यादा उसका माल बिकेगा। अब मान लीजिए एक दुकान है जो खाली शर्ट्स बेचता है, ना ट्राउजर ना टी शर्ट, कुछ नहीं, खाली शर्ट्स बेचता है। वही दूसरी तरफ एक और दुकान है जो क्लोथिंग वेयर के हर आइटम रखती है, शर्ट ट्राउजर जीन्स पैंट शॉर्ट सॉक्स हर चीज। तो किसकी सेल ज्यादा होगी, ऑब्वियसली जो ज्यादा वैरायटी रख रहा है। तो शर्ट की सेल जिसकी दुकान है उसकी कम हो जाएगी, और जिसकी ज्यादा वैरायटी वाली दुकान है उसकी दुकान ज्यादा चलेगी। तो सेम गोज हियर कि अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हो तो आपको मल्टीपल क्रॉपिंग करनी चाहिए, यानी कि जब हम एक एग्रीकल्चर ईयर में एक या एक से ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं और उससे जो हमको प्रॉफिट अर्न होता है उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने रेनी सीजन में बाजरे की खेती कर ली, वही नवंबर दिसंबर में पोटैटो की खेती कर ली, वही ठंड आया तो आपने वीट की खेती कर ली। तो आपका 3 प्रोडक्शन हो जा रहा है, 3 एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, तो तीनों का प्रॉफिट आपको मिलेगा। वही एक किसान है जो पूरे साल खाली राइस उगा रहा है, दूसरे साल खाली वीट उगा रहा है, तो उसका अर्निंग कम हो जाएगा। अगला हमारा होता है यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब मॉडर्न जमाना है, हर चीज इतना आगे बढ़ चुका है। अगर इसको आप ऐसे समझिए, किसी की दुकान है, अब वो खाली, आजकल यूपीआई का जमाना है, ऑनलाइन पेमेंट, सब कोई कैश कैरी नहीं करता है, सब लोग स्कैनर देख के पेमेंट कर देते हैं, सब लोग यूपीआई पेमेंट का ज्यादा यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी की बहुत बड़ी दुकान है, उसके पास बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन उसके पास यूपीआई पेमेंट का साधन नहीं है, यानी उसकी दुकान में स्कैनर नहीं है, उसका बैंक अकाउंट नहीं है, तो क्या होगा, खाली वो कैश के थ्रू डील कर रहा है। तो उससे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कस्टमर आया उसकी दुकान में, उसने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, जब वो ऑनलाइन पेमेंट करने गया या कार्ड से पेमेंट करने गया तो वो सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, तो वो अपना सामान छोड़ के निकल गया। तो क्या होगा, इससे नुकसान किसका होगा, दुकान वाले का। क्यों, क्योंकि उसने वो मॉडर्न टेक्निक्स का उपयोग नहीं किया, उसने वो मॉडर्न टेक्निक्स को अपने जीवन में नहीं लाया, जिसकी वजह से वो पीछे रह गया। वहीं जो बाकी दुकान वाले जो इस मॉडर्न टेक्निक का यूज कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट्स का, वो आगे निकल जाएंगे। तो सेम फार्मिंग में भी होता है, फार्मिंग में भी बहुत सारी नई नई मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है। उसमें से एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि स्टार्ट हुआ था 1960 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब चालू हुआ था, 1960 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत फार्मर्स को HYV सीड्स यूज करने की सलाह दी गई थी। व्हाट इज HYV सीड्स? हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स इज नोन एज HYV सीड। यानी कि मान लीजिए ये खेत है, आप नॉर्मल सीड जब जनरली उगाओगे, इसको अगर 6 मंथ्स लग रहे हैं प्लांट बनने में, तो वहीं अगर आज HYV सीड्स उगाओगे तो ये 2.5x जल्दी ग्रो करेगा, तो इससे फार्मर्स को फायदा होगा। तो ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब पहला HYV सीड सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था, हरियाणा और पंजाब में। इवन अभी भी इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लोग कहाँ करते हैं, हरियाणा और पंजाब में। तीसरा है मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स का यूज करना, ट्रैक्टर का यूज करना, थ्रेशर्स का यूज करना। क्यों, क्योंकि इसमें इंसानों से ज्यादा एनर्जी या ज्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो जल्दी भी काम कर देते हैं और एफर्टलेसली भी काम हो जाता है। तो ये था कुछ हमारी 3 वेज टू इंक्रीज यील्ड। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के ना कुछ ड्रॉबैक्स भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इवन यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के भी कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे कि फोन भी क्या है, एक मॉडर्न एरा का एक मशीन है, लेकिन वही अगर हम ये सब का यूज करते हैं तो उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। फॉर एग्जाम्पल,
HYV सीड्स को ग्रो करने के लिए भारी मात्रा में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब एक प्लांट में छिड़कना पड़ता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे। तो ये जो HYV सीड्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो फर्टिलाइजर्स हम पेस्टिसाइड्स केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है, क्योंकि जब हम प्लांट्स में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब छिड़केंगे तो अल्टीमेटली वो सॉइल में भी जा रहा है केमिकल। तो उस केमिकल की वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। उसके बाद जो ट्यूबवेल्स हम इंश्योर करते हैं एग्रीकल्चरल एरिया में, वो ग्राउंड वाटर लेवल को कम कर रही है, क्योंकि ट्यूबवेल में हम ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, उससे हम इरिगेशन करते हैं, तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे जाते जा रहा है। तो ये थे कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन के ड्रॉबैक्स। अब लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है कि कितने टाइप के फार्मर्स होते हैं और पालमपुर में कितने टाइप के फार्मर्स थे। एंड लास्ट टॉपिक वुड बी कि पालमपुर में एग्रीकल्चर के अलावा लोग क्या क्या प्रैक्टिस करते थे। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मर्स के बारे में कि कितने तरीके के फार्मर्स यानी किसान होते हैं, और पालमपुर और रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के अलावा क्या क्या लोग काम करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, जिनको हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे लैंडलेस फार्मर्स। लैंडलेस फार्मर्स मतलब कि छोटे, एकदम छोटे फार्मर्स, जिनको हम लेबर्स भी कंसिडर कर सकते हैं, और उनके पास ना तो जमीन होती है ना कुछ होता है। इस वजह से उन लोग बहुत ही ज्यादा सैड रहते हैं। ना इनके पास जमीन होती है, ना काम होता है, ये खाली दूसरों के फील्ड में वर्क करते हैं। वहीं फिर आते हैं हम लोग स्मॉल फार्मर्स में। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास खुद की जमीन अगेन नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत जाती है। फिर आते हैं इनसे थोड़े से अच्छे यानी कि मीडियम फार्मर्स में। मीडियम फार्मर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनके पास लैंड की अवेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। और लार्ज फार्मर्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि इनके पास लैंड भी सफिशिएंट होता है, लेबर्स भी सफिशिएंट होते हैं, फंडिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भी सफिशिएंट होते हैं। अब ये जो मीडियम फार्मर्स हैं, इनके पास लैंड कम है लेकिन इनको पॉपुलेशन ज्यादा है। अब हर किसी को अपनी जमीन में काम करना है, तो ये जो कुछ मीडियम फार्मर्स हैं ये लार्ज फार्मर्स की फील्ड में आके काम करते हैं। वही जो लार्ज फार्मर्स हैं इनके पास लार्ज फार्मर्स की पॉपुलेशन कम है लेकिन इनके पास जमीन बहुत ज्यादा है। तो अब मीडियम फार्मर्स जिनको काम नहीं करना है लार्ज फार्मर्स की फील्ड में, वो लोग क्या करते हैं, या तो गवर्नमेंट से लोन लेते हैं या तो लार्ज फार्मर से बहुत हाई इंटरेस्ट में कर्ज ले लेते हैं, जिसको वो चुका नहीं पाते और वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि जब फार्मर लार्ज फार्मर से लोन ले रहा है बहुत हाई इंटरेस्ट में, और किसी रीजन की वजह से उसका क्रॉप फेलियर हो गया या उसके पास पैसे नहीं आ पाए और वो लोन को नहीं चुका पाता है, तो वो एक सर्कल में फंस जाता है जिसको हम बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। और उसी रीजन की वजह से बहुत सारे मीडियम और स्मॉल फार्मर्स अपनी जान दे देते हैं। फिर आते हैं हम लोग ये अभी तो बैंक खुल गए हैं, तो कई मीडियम फार्मर्स बैंक से भी जाके कम इंटरेस्ट में लोन ले लेते हैं, और लार्ज फार्मर्स बड़े खुश रहते हैं। मीडियम फार्मर्स को अपनी फील्ड में काम कराते हैं। स्मॉल फार्मर्स के पास अगेन ना फील्ड है ना काम, तो वो लोग या तो मीडियम फार्मर्स के फील्ड में काम करेंगे या तो लार्ज फार्मर्स के फील्ड में काम करेंगे। अब ये जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं, ये लोग तीनों फार्मर्स के अंदर ही काम करते हैं। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ फार्मर्स समझ आ गए। तो पालमपुर में भी इतने ही 4 टाइप के फार्मर्स होते थे, लेबर कैटेगरी के, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स। अब हम लोग आते हैं नॉन एक्टिविटी इन रूरल एरियाज या फिर पालमपुर, कि पालमपुर में फार्मिंग के अलावा क्या क्या एक्टिविटीज होती थी। सबसे पहले डेयरी फार्मिंग होती थी। आप लोग के घर में जो दूध दही आता है वो सब डेयरी फार्मिंग से ही आता है। डेयरी फार्मिंग होती थी। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज होती थी, जैसे कि कोई फॉरेस्ट की चीजों का यूज करके कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलना, कॉटेज इंडस्ट्री टाइप ऑफ अपने घर में खोलना, कि कोई टोकरी बना के बेच रहा है, कोई पॉटरी कर रहा है, कोई मटके बना के बेच रहा है, तो वो सब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आता था। छोटे मोटे शॉप्स थे वहां पे, जो किराना दुकान, कपड़े दुकान, शॉपकीपर्स भी होते थे, और आधे लोग ने तो ट्रांसपोर्ट को ही अपना बिजनेस बना लिया था। बस चलाना, ऑटो चलाना,
ये सब ट्रांसपोर्टिंग का भी काम करते थे। तो ये था हमारा चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगला चैप्टर हम करेंगे हिस्ट्री का, विच इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ज्योग्राफी और सिविक्स का चैप्टर आई होप आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देख ले, बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे में हमने कराया है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। हैव अ वेरी नाइस डे। अगर आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।